जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए और मजबूती से अपनी तैयारी को और मजबूत रखिए। तो हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं NCERT महेश बड़वाल का बुक, और इसका आज हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है साइमन कमीशन एवं गांधी इरविन समझौता, और लगभग 4 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। तो हम लोग इन सभी चारों चैप्टरों का आज ख़त्म करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हुए। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी भाई PDF के लिए परेशान है वो टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम पे जा कर के ले सकते हैं। इन सभी का PDF वहाँ पे मिलेगा, और इसका जो टेलीग्राम का लिंक है मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दिया हूँ। अबाउट सेशन में जा कर के आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा और सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी रही। और आप सभी लोग लाइक कर दिया करिए, सेशन को लाइक करिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। तो पहला ही चैप्टर है साइमन कमीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइमन कमीशन पहला ही क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बन रहा है आपका पहला क्वेश्चन। साइमन कमीशन श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया? देखिएगा फिर से, साइमन कमीशन श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो 1927 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया था भैया? तो 1927 ईस्वी में किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए ये क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था। चलिए आ जाते हैं आगे देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कौन सा बनता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है भैया। आप सभी लोग इसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको दिमाग में बैठेगा। ये ऑप्शन नहीं कि बस टिक करना, ठीक है? आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जो साइमन कमीशन का गठन बना था तो उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सब विदेशी थे। ठीक है, तो फिर इसीलिए इसका क्या कर दिया, सभी लोग बहिष्कार करने लगे। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है मेरा यहाँ से। साइमन कमीशन देखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लाठीचार्ज में घायल, लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हुई थी? मार पड़ने से किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय से। तो साइमन कमीशन के विरोध में हुई जब लाठीचार्ज हुई थी तो उस समय लाला लाजपत राय घायल हुए थे और उसी के दौरान कुछ ही दिनों में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग लाला लाजपत राय को ध्यान में रखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में मारे गए थे। चलिए आ जाते हैं, पंजाब केसरी की उपाधि किसे मिली? पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी भाई? तो लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या? साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? जो साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्केन हेड ने की थी। किसने की थी? बर्केन हेड ने की थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने पहली लाइन में ही पढ़ा था। साइमन कमीशन ब्रैकेट में श्वेत कमीशन। तो साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था साइमन कमीशन का समर्थन। आगे देखते हैं साइमन कमीशन
साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा, साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो वर्केन हेड के द्वारा। ये देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, जो बॉक्स में दिया रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहा कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट किसके नाम से जाता था? तो मोतीलाल नेहरू। कितने लोग भाई? तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये मोतीलाल नेहरू के नाम से है नेहरू रिपोर्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये था पूरा साइमन कमीशन का छोटा सा पार्ट, जिससे जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उसको पढ़ लिए हैं। अब आगे आ जाएंगे क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कह रहा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो किसमें? लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ से, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन के समय। किस पे? लाहौर अधिवेशन। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो दांडी यानी कि गुजरात से। कहाँ से? गुजरात के दांडी नामक स्थान से प्रारंभ किया था। चलिए आ जाते हैं। देखिए बॉक्स में दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया था तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं या दांडी यात्रा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी जी के अंतर्गत कितने लोगों के साथ गए थे? 78 लोगों के साथ गए थे। 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे। साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किए। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त कर दी। तो कितनी दिन यात्रा चला भैया? 12 मार्च से 6 अप्रैल, लगभग 24 दिन चला था। 24-25 दिन जो भी है, आप अप्रैल से मार्च देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इस यात्रा को क्या कहते हैं? दांडी मार्च या दांडी यात्रा भी कहते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, याद के रखिएगा। कितने लोग गए थे? 78 लोग गए थे, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल। चलिए आ जाते हैं नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी लिए थे। जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं नमक सत्याग्रह के आंदोलन के समय, तो उनका स्थान किसने लिया था? तैयब जी लिए थे, अब्बास तैयब जी। चलिए आ जाते हैं आगे। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो बेब मिलर को। किसको ठहराया था? तो बेब मिलर को ठहराया था। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। यानी कि एक बार फिर से देखिए, इसको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए तब समझ में आएगा। अब देखिए करा कि महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यरवदा जेल में थे। जब वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता धावा बोले थे, किस पे? धरासना नामक नमक गोदाम जो था उनका, ये गोदाम था धरासना नमक गोदाम। जब वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने धावा बोले थे तो उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। ठीक है, ये समझ में आपको? तो कहने का मतलब कि जो धरासना नमक गोदाम था वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता ने धावा बोल दिया था, तो उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। अब अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, नीचे देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो यहाँ तक तो आ गया आपको समझ में। चलिए आ जाते हैं आगे आते हैं भाई, देखते हैं इसके बाद। हाँ चलिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? देखिए एक बार फिर से इसको देखिएगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब वो पहली बार शामिल हुए तो पहली बार ही क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो असफल हो गया, तो उसके बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। चलिए आगे आ जाते हैं। आप लोग देखते रहिएगा भाई और दोहराते रहिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा भाई। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर कम पढ़िए लेकिन रिवीजन पूरा होना चाहिए आपका। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग रिवीजन भी इसका करते रहिए। स्पीड लगा करके ही करिए वीडियो को, लेकिन इसका रिवीजन करिए, ज़रूर करिए। एक बार मन से पढ़िए, उसके बाद फिर उसको, अब आधे घंटे का वीडियो है, स्पीड कर देंगे तो शायद हमको लगता है कि 20 मिनट में आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आगे देखिएगा, कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान, ये देखिए, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। फिर से समझिए इसको, कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान, वो आंदोलन कौन सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जब अंग्रेजों ने कहा कि गोली चलाइए तो उन्होंने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। वो आंदोलन कौन था? गांधी जी का कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आगे देखिएगा, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। कौन थे भाई पेशावर कांड का नायक? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इन्होंने ही तो रेजिमेंट के जो नायक थे और इनको गोली चलाने से इनकार कर दिए थे। चलिए आ जाइए, आगे आ जाते हैं। तमिलनाडु में चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी से बोलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदरायम तक यात्रा की थी। शायद हमें बोलने नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से बोल लीजिएगा। एक बार फिर से देखिए, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदरायम तक की यात्रा की थी। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण, बिहार की। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी?
तो चंपारण बिहार के लिए, किसके लिए? बिहार की क्षेत्र की थी ये। चलिए आ जाते हैं आगे भाई। बेगूसराय, ये भी बिहार की बात है, देखिए इसको भी समझिएगा। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। बेगूसराय जो बिहार में है, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए कह रहा है कि वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये रहा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अब आ जाते हैं अगले चैप्टर पे हम लोग। अगला चैप्टर आपका क्या है? गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। चलिए गांधी इरविन समझौता भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। कहा कि गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता जिसे भी कहते हैं, कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछेगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज में सम्मेलन हुए थे? तो द्वितीय में। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे, जिसमें केवल एक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व सम्मिलित हुए थे। अभी आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देख लीजिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय, ये तो आपको पता है कि महात्मा गांधी किस में भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मुंबई से कहाँ गए थे? लंदन में होता है गोलमेज सम्मेलन, आप सभी को पता होगा। लेकिन ये चीज़, एक नया चीज़ मिल रहा है कि किस नामक जलयान से गए थे। किससे गए थे वो? तो SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। तो किससे? SS राजपुताना नामक से गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ पे ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। ये 2 क्वेश्चन आपको नया मिल रहा है, हमें तो लग रहा है, और बाकी सभी तो पुराना ही होंगे आपको दिमाग में, बट आप ध्यान में रखिएगा। द्वितीय मेल सम्मेलन में ही वे सम्मिलित हुए थे और मुंबई से लंदन गए थे। और तीसरा आपका आ जाता है SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे और किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। यही गए थे तो यही करेंगे, इतना तो आप सभी को पता है अच्छी तरह से। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। किसने लिया था? पहले वाले में भारतीय नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आ जाते हैं आगे। देखिए ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा कहा कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पाल ने किया था। किसने किया था? तो KT पाल ने किया था। किसका? ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने किया? तो विंस्टन चर्चिल ने किया था। इसके बारे में अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उपाधि जब हम लोग पढ़ रहे थे तब। तो अब ये तो यहाँ पे हमें याद आना चाहिए कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। लेकिन अब ये कब कहे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा था।
कब कहा था? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के दौरान। ठीक है। हाफ नेक्ड फ़कीर, हाफ नेक्ड फ़कीर यानी कि अर्धनग्न फ़कीर कहा था। चलिए आ जाते हैं आगे। अब सम्मेलन है, देखिए कौन कौन सा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम 1930 से 31 तक, और फिर ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था, और ये 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर ये क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था। तो किस पे? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। तो आप लोग इस बॉक्स को भैया ध्यान में रखिएगा, ठीक ना? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला 1930 में, 31 में, 32 में लगातार हुए हैं, लेकिन डेट आपको स्टार्ट करना चाहिए, पता होना चाहिए 12 नवंबर, फिर 7 सितंबर, फिर 17 नवंबर। ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपी किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो कराची का अधिवेशन के अध्यक्ष भी यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष भी यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो याद रहना चाहिए आपको। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कौन से भारतीय नेता है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर है। अब ये भी पूछा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी के अलावा वहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कर सकता है, तो वो भी केवल दूसरे में। ठीक है। चलिए, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब इसको एक बार फिर से समझिएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहा कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने भूमिका निभाई थी इसको समझौते के लिए? तो तेज बहादुर सप्रू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को क्या कहा था? दोनों को दो महात्मा का उपाधि दे दिया। ये क्या है? दो महात्मा। किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा। तो ये याद रहेगा आपको। चलिए आ जाते हैं आगे। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? इसको समझने की कोशिश करिए भैया। देखिए कहा कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और ये लास्ट चैप्टर है इसमें का कहा कि सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, ये भी थोड़ा सा है, 5 मिनट लगेगा, इसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा। और भाई आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए प्लीज़ आप लोग कि आपको क्लास कैसी लगी है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम टीचिंग विद सुशील पर जा करके ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब पूना पैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने, तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। हरिजनों यानी दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला
देखिएगा, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किए थे? तो सांप्रदायिक पंचायत के समय, जब यह सांप्रदायिक पंचायत आया था तभी उसी टाइम इन्होंने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किए थे। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था। ये आप ध्यान में रखिएगा, पूना पैक्ट जो था वो किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था। भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि पूना समझौता किन के बीच हुआ? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो पूना पैक्ट था वो दलितों के लिए था, दलित वर्ग के लिए था। दलित वर्ग का संघ किसने स्थापित किया था? तो भीमराव अंबेडकर। आप सभी को पता है, अच्छी तरह से पता है ये तो। दलित वर्गों का संघ स्थापित करने वाले कौन हो सकते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए आ जाते हैं आगे आते हैं भाई, यहाँ से देख लेते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के कितनी सीट दी गई थी? एक बार फिर से देखिएगा, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 एवं 148 सीटें दी गई, 71 एवं 148 सीटें दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 एवं पूना पैक्ट में 148 सीटें दी गई थी। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति एक मिनट। चलिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह कथन किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए आ जाते हैं आगे। देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन सकता है भाई, आप सभी इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसको एक बार फिर से देखिएगा, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। अनटच यानी कि जो छुआछूत की थी, अनटच यानी कि बिना टच की, ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी, उसके बाद इसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। पहले छुआछूत की बहुत ज़्यादा प्रकोप था, तो उसी के लिए इन्होंने ऐसा किया। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। किसका? एक बार फिर से देखिए, वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? देखिएगा, दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा कि विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो कई लोगों ने भी विरोध किया, ठीक है।
तो आज हम लोग इन 4 चैप्टर, छोटे छोटे जो चैप्टर थे, इन चारों को एक ही साथ मर्ज करके हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और जो पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल हम लोग दूसरे चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, साइंस या कुछ और, साइंस या फिर भूगोल, आप जो भी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस। हमारे हिसाब से आपको साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको विज्ञान पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी सार संग्रह का, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। बट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। ये 2 दिन में ये पूरा आपका ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, आप जो जितने ज़्यादा लोग वोट जिस पे ज़्यादा होगा आप लोग जिसको कहेंगे वही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय, टेक केयर, और अपनी स्वास्थ्य को बना के रखिए ताकि एग्ज़ाम समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।